नमस्कार दोस्तों। आज से हम इस चैनल पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक से। और जो लोग भी लीगल बैकग्राउंड से हैं या जो भी स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन का बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि लोगों के मन में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की या इंडिपेंडेंस की थॉट कहाँ से स्टार्ट हुई। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रीजंस बिहाइंड फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लोगों के मन में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की ये सोच क्यों डेवलप हुई। सबसे पहला पॉइंट है ट्रांजिशन फ्रॉम कॉलोनियल रूल टू इंडिपेंडेंस। इंडिया गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश colonial rule 1947 and there was a need for a governing framework that would be truly representative of the diverse nation. The British system of governance, main thing यही है, was no longer suitable as India was now free to determine its own legal and political structure. यानी लोग अब ये सोचने लगे थे कि ब्रिटिश सिस्टम अब उनके लिए सुटेबल नहीं है, वो उनको सिर्फ सप्रेस करने के लिए है। अब वक्त आ गया है कि हम अपना लीगल और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर खुद का बनाएं। दूसरा पॉइंट है एस्टेब्लिशिंग डेमोक्रेसी। A major reason for framing the constitution was to establish India as a democratic republic where the people would be sovereign. यानी कि वो अब स्वतंत्र होना चाहते हैं। This meant creating a political system that allowed for regular elections, representation and decision making by elected representatives. यानी कि अब वो चाहते हैं कि उनका खुद का पॉलिटिकल सिस्टम हो जहां पर रेगुलर इलेक्शंस हो और उनका रिप्रेजेंटेटिव खुद इलेक्ट किया हुआ हो। कोई गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कोई सेलेक्ट किया हुआ नहीं, जो गवर्नर जनरल उस समय होते थे। थर्ड पॉइंट है एंश्योरिंग जस्टिस एंड इक्वालिटी। यानी कि उस टाइम पे, ब्रिटिशर्स के टाइम पे, इंडियंस और ब्रिटिशर्स के बीच में इक्वालिटी तो थी नहीं। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेंट टू टैकल द सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। सोशल और इकोनॉमिक इन इक्वालिटीज को दूर करना चाहते थे, इसीलिए इंडियंस के मन में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का एक थॉट आया। पर्टिकुलरली एज अ रिजल्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम, पॉवर्टी एंड कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। उस समय ब्रिटिश का इंडिया में एक्सप्लॉयटेशन बहुत हो रहा था, इकोनॉमिकली भी हो रहा था, सोशली भी हो रहा था, फिजिकली भी हो रहा था। तो इंडियंस इस चीज से फेड अप आ गए थे और उनके मन में एक थॉट आया कि हाँ, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए जिसमें इंडियंस को टोटल जस्टिस मिले, सोशल जस्टिस मिले, एफर्मेटिव एक्शंस हो और प्रोटेक्शन ऑफ द ऑप्रेस्ड एंड मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। यानी कि जो गरीब हैं, जो निचले स्तर की जातियां हैं, उन्हें बढ़ावा मिले और वो भी ऊपर आने का उन्हें मौका मिले। पॉइंट नंबर 4, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। तो इंडियंस ये चाहते थे देयर विल बी अ डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट्स। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही सारी पावर ना रहे, स्टेट्स पे भी रहे और सेंट्रल गवर्नमेंट पे भी रहे। इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी चाहते थे, सेपरेशन ऑफ पावर्स चाहते थे और पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस चाहती थी। नाउ डिजाइन टू प्रिवेंट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन एनी वन ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट। इस लाइन का ये मतलब हुआ कि इंडियंस ये चाह रहे थे किसी भी गवर्नमेंट की एक ब्रांच के पास पावर ना हो। इट मींस डिजाइन टू प्रिवेंट। वो प्रिवेंट कर रहे थे कि कंसंट्रेशन ऑफ पावर किसी भी गवर्नमेंट की एक ब्रांच पे ना रहे, सेपरेशन ऑफ पावर्स रहे, जैसे कि ऊपर बोला गया है। पॉइंट नंबर 5, vision for social and economic development. The framers of the constitution, they want to ensure economic equality, social welfare and national development through measures like land reforms, national planning, affirmative actions for the underprivileged sections of the society. यानी वो इकोनॉमिक इक्वालिटी चाह रहे थे, नेशनल डेवलपमेंट चाह रहे थे। किसके थ्रू? लैंड रिफॉर्म्स। जो लैंड पे टैक्सेस लगते थे और जितने भी वो रिफॉर्म्स थे वो सब कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड ऑन करना चाह रहे थे। नेशनल प्लानिंग चाह रहे थे और जो भी अंडर प्रिविलेज्ड सोसाइटी के सेक्शंस हैं उनको चाह रहे थे कि वो भी अब अपलिफ्ट हों। पॉइंट नंबर 6 हम पढ़ चुके हैं, एस्टैब्लिशिंग डेमोक्रेसी पहले। पॉइंट नंबर 7, इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरनेशनल मूवमेंट्स। यानी कि जिस समय ब्रिटिशर्स का इंडिया पर राज था उस समय ब्रिटिशर्स का और भी बहुत सारी कंट्रीज पर राज था इन द वर्ल्ड। एक एग्जांपल देता हूं, लाइक अमेरिका।
जब अमेरिका पे ब्रिटिश का राज था तो अमेरिका ने ब्रिटिशर्स को हरा दिया था और इंडिपेंडेंस उनसे लड़के ली थी। और उनके बीच में ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ था कि वो खुद जा रहे हैं ब्रिटिशर्स। तो अमेरिकन ने ब्रिटिशर्स को हरा दिया था, इंडिपेंडेंस ली थी और उनका खुद का अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। तो इन सब मूवमेंट्स को देख के, जो इंटरनेशनल मूवमेंट्स चले थे, तो इंडियंस के मन में वो देख देख के भी एक इन्फ्लुएंस आ रहा था, एक प्रेरणा जाग रही थी कि हम भी इंडिपेंडेंट हों। और इंडिया ने ऐसे ही जब इंडिपेंडेंस ली थी, उस टाइम पे उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से कुछ कुछ पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन के बोरो किए थे। पॉइंट नंबर 8, reorganization of states. India's internal political structure was another key concern. The British had ruled India through a system of princely states, provinces and direct territories. यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी मैं आपको ब्रीफ में एक बता दूंगा कि हाउ ब्रिटिश रूल इंडिया थ्रू प्रिंसली स्टेट्स एंड प्रोविंसेस। द कॉन्स्टिट्यूशन aimed to create a more cohesive structure. इस कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इंडियंस एक कोहेसिव स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज करना चाहते थे। क्या करना चाहते थे? रीऑर्गेनाइजिंग स्टेट्स बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक एंड ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। वो स्टेट्स बनाना चाहते थे लैंग्वेज के बेसिस पे और ज्योग्राफिकल एरिया के बेसिस पे, जो कि हमारे इंडिपेंडेंस के बाद पॉसिबल हुआ जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाया 1956। आइए अभी डिस्कस करते हैं कि कैसे ब्रिटिशर्स प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स के थ्रू इंडिया पर राज करते थे। उस समय बेसिकली 3 मेजर प्रेसिडेंसी प्रोविंसेस थे इंडिया के, जिस पर ब्रिटिश का डायरेक्टली कंट्रोल था। वो 3 थे, मद्रास, बॉम्बे और बंगाल। ये तीनों थे जिन पर ब्रिटिश के गवर्नर जनरल या कमिश्नरेट्स के थ्रू डायरेक्टली कंट्रोल था। सेकंड आता है प्रिंसली स्टेट्स। At the time of British rule in India, there were around 565 princely states. Princely states were regions ruled by Indian monarchs and local rulers. उस टाइम पे ब्रिटिशर्स का डायरेक्टली कंट्रोल नहीं था प्रिंसली स्टेट्स पे। प्रिंसली स्टेट्स पर जो इंडियन मोनार्क्स वहाँ के या लोकल रूलर्स थे वो रूल करते थे, जिनका एग्रीमेंट्स था ब्रिटिश के साथ। इन एग्रीमेंट्स को सब्सिडरी अलायंस और ट्रीटीज बोलते थे। इन ट्रीटीज और अलायंस के थ्रू ये रूलर्स ब्रिटिश राज को एक्सेप्ट करते थे और वहीं के रूल्स फॉलो करते थे। उस टाइम पे इंडिया का 40% टेरिटरी प्रिंसली स्टेट्स के अंडर में था और बाकी 60% प्रोविंसेस के अंडर में था, जो कि हमने डिस्कस किए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि प्रिंसली स्टेट्स उस समय कौन कौन से थे। जैसे हैदराबाद था, मैसूर था, जम्मू कश्मीर था, ट्रेवनकोर था, जिनको बाद में इंडियन टेरिटरी में मिला लिया गया था। आइए अब ब्रीफली डिस्कस करते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। देखते हैं इसका पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या रोल रहा। देखिए, जैसे पहले हम डिस्कस किया था हमने कि इंडियंस जो है लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स बनाना चाहते थे, तो इस एक्ट की हेल्प से भी उन्होंने यही काम किया, नए स्टेट्स बनाए। नंबर 1 पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे बात करूं, जैसे मद्रास प्रेसिडेंसी जो थी, जहाँ पे तेलुगु बोली जाती थी, उस स्टेट का नाम रखा गया आंध्र प्रदेश। ट्रेवनकोर, कोचीन और मालाबार रीजन को, तीनों को मिला के एक स्टेट बनाया गया केरला। और जहां कन्नड़ बोली जाती थी, उस स्टेट का नाम रखा मैसूर, जिसको अब हम कर्नाटक के नाम से जानते हैं। बात करते हैं मर्जिंग ऑफ स्मॉलर प्रिंसली स्टेट्स। देखिए, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तो जितने भी हमारे प्रिंसली स्टेट्स थे, इनका खुद का अपना लॉ था, खुद का अपना एडमिनिस्ट्रेशन था। तो क्वेश्चन ये आया इंडिपेंडेंस के दौरान कि इन प्रिंसली स्टेट्स को क्या किया जाए। तो गवर्नमेंट ने इनके पास 2 ऑप्शन रखे कि या तो आप इंडिया में आ जाएं या आप पाकिस्तान में चले जाएं। तो मैक्सिमम प्रिंसली स्टेट्स ने इंडियन टेरिटरी को ज्वाइन कर लिया था, जो बाकी के थे वो पाकिस्तान में चले गए। अब बात करते हैं यूनियन टेरिटरीज की। देखिए, जो भी टेरिटरी है, जो भी इतना स्टेट एरिया जो बहुत ज्यादा बड़ा फैला हुआ नहीं था, उसको इंडियन गवर्नमेंट ने यूनियन टेरिटरीज में इंक्लूड कर दिया। अब यूनियन टेरिटरीज का मतलब ये हो गया कि वहां पे कोई अपनी गवर्नमेंट नहीं थी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू रन होती थी। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं, दिल्ली है, अंडमान निकोबार है। आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज शेयर कीजिए इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। इस वीडियो के पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे
Introduction to the Framing of Constitution of India and Efforts towards Making of Indian Constitution by Indians. Thank you.